देखिए, तो हम लोग नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार या गुण का अध्ययन किए, जिसमें हमने ये जाना कि नाइट्रोजन का आकार छोटा होता है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान उच्च होता है, साथ ही आयनन विभव का मान भी उच्च होता है। उसके बाद इसमें डी उपकक्ष नहीं होता है। यही कारण है कि नाइट्रोजन जो है पीसी मतलब NCl5 नहीं बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl5 बना लेता है, क्योंकि फास्फोरस के बाह्यतम कक्ष में डी उपकक्ष वर्तमान होता है। और एक और सबसे बड़ा खासियत कि नाइट्रोजन जो है वो पीपाई पीपाई बॉन्ड का निर्माण करता है। तो ये सभी एनामेलस बिहेवियर है, असामान्य गुण है, व्यवहार है नाइट्रोजन का। इसके बाद नाइट्रोजन के इस असामान्य व्यवहार के कारण नाइट्रोजन अलग हटकर कौन कौन सा गुण रखता है? सभी तत्व नाइट्रोजन परिवार के नाइट्रोजन को छोड़कर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, लेकिन ये अकेला गैसीय अवस्था में। सभी 4 परमाणु से अणु बनाते हैं, लेकिन ये 2 परमाणु से अणु बनाता है। तो ये है एकदम अलग हटकर 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स कि नाइट्रोजन गैस स्टेट में और सभी एलिमेंट ठोस अवस्था में। और ये द्विपरमाणु 2 परमाणु से अणु बनाता है, जैसे N2 2 परमाणु है इसमें, लेकिन फास्फोरस का अणु बनता है P4 AS4 ये चीज। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, यहां से आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहले हम आपके सामने हाइड्राइड्स का निर्माण करेंगे, हाइड्राइड्स बनाने के लिए सिखाएंगे, और तब हाइड्राइड्स के गुण का अध्ययन करेंगे। तो नाइट्रोजन परिवार में हमने नाइट्रोजन को लिया, सपोज दैट, और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने लिख दिया। अब आपसे पूछे कि बताइए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होता है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी? संयोजकता क्या होगी? 8 में से 5 घटाकर 3, तो संयोजकता 3। और ये हाइड्रोजन से संयोग करने जा रहा है, तो इससे जो हाइड्राइड्स बनेगा, यानी हाइड्रोजन अभिक्रिया करके जो सूत्र बनाएगा, उसका सूत्र क्या होगा? तो क्या आप समझ सकते हैं कि NH3 का निर्माण होगा? ठीक उसी तरह अगर फास्फोरस के भी बाह्यतम कक्ष में 5 आएगा, 3 इसकी संयोजकता है, हाइड्रोजन से संयोग करेगा तो क्या बनेगा? तो आप क्या समझ सकते हैं कि पूरे नाइट्रोजन परिवार के सारे तत्व अगर हाइड्रोजन से संयोग करें तो क्या निर्माण होगा? NH3 PH3 ASH3 SBH3 BiH3। तो ये है हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन परिवार के हाइड्राइड्स। इसके बहुत सारे गुण का एकदम डिटेल में और सुगमता पूर्वक आप अध्ययन करने जा रहे हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार ध्यान से समझकर देखने का प्रयास कीजिए। NH3 का यहां हम लेविस बिंदु संरचना बना रहे हैं। यह है N का 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ठीक है, इस तरह से साझेदारी करेगा और NH3 का निर्माण करेगा। आपको बता दें कि अगर PH3 भी देखना है, कुछ नहीं, बस यहां पर N की जगह क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, तो ये PH3 हो जाएगा। उसी तरह सब। अब आपको बता दें कि इस NH3 का जो मॉडल है, जो शेप है, वो NH3 का शेप इस तरह से होता है। इसका NH3 का जो केंद्रीय परमाणु है वो नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन sp3 प्रसंकरित होता है। यहां पर नाइट्रोजन का अपना ये शेप है इस तरह से। और आप NH3 का अध्ययन कर रहे हैं, तो H का परमाणु संख्या 1 यानी 1s1, तो ये यहाँ पर एक एक H ऑर्बिटल आकर इस तरह से अतिव्यापन करता है, और अतिव्यापन करके एक एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है, और इस तरह से NH3 का निर्माण होता है। अगर हम इसके शेप का अध्ययन करें तो आप समझ सकते हैं कि इसका शेप ये रहा त्रिभुजाकार,
त्रिभुजाकार पिरामिडीय आकार यहाँ आएगा। ये त्रिभुजाकार पिरामिडीय आकार कैसे आता है ये हम दिखाने का प्रयास किए। ये NH3 शेप इस तरह से, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण ये 4 प्रसंकरित ऑर्बिटल लाता है। सभी प्रसंकरित ऑर्बिटल का नाम sp3 होता है और यहाँ 4 प्रसंकरित ऑर्बिटल नाइट्रोजन रखता है। और ये एक ऑर्बिटल ऐसा होता है जो लॉन पेयर वाला होता है, जिसके पास मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ऑर्बिटल किसी से साझेदारी नहीं करेगा, साझेदारी करेगा ये वाला, साझेदारी करेगा ये वाला, साझेदारी करेगा ये वाला। आपको बता दे कि ये H है, ये H है, ये H है और ये H का अपना इलेक्ट्रॉन है। ये H का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन H का है और एक नाइट्रोजन का। जो आपने देखा कि नाइट्रोजन के आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, फिर से देख लीजिए यही 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन और एक एक H लेकर आया है। इसी तरह से यहाँ पर NH3, ये NH3 का ओरिजिनल मॉडल है। अगर आपको PH3 देखने का मन है, कुछ नहीं, बस अब यहाँ P समझिए, अब यहाँ पर आप P समझिए, सेम मॉडल। तो अब यहाँ पर आपका एलिमेंट P हो गया। आपको AS3 देखने का मन है, AS देखिए, ठीक है। तो ध्यान से समझिए, इसका आकार त्रिभुजाकार पिरामिडीय है, त्रिभुज ये बना और ये पिरामिड जैसा ऊपर है उभार, तो ये त्रिभुजाकार पिरामिडीय आकार का होगा। और जो प्रसंकरण है वो sp3 होगा। इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो सिग्मा 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 और एक लॉन पेयर को भी सिग्मा के इक्विवेलेंट काउंट करते हैं। तो टोटल 4 सिग्मा, 4 ऑर्बिटल का कौन सा प्रसंकरण होता है, तो 4 ऑर्बिटल का प्रसंकरण sp3 होता है। तो इस तरह से हाइड्राइड्स का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले हम सभी हाइड्राइड्स का निर्माण किए, निर्माण के बाद उसके संरचना का अध्ययन किए और संरचना का अध्ययन करने के बाद यहाँ आपको बता रहे हैं कि इस पूरे हाइड्राइड्स का जो मॉडल है, इस पूरे हाइड्राइड्स का मॉडल ये है। और इस मॉडल की क्रियाशीलता में यहाँ पर नाइट्रोजन के हाइड्राइड का हम निर्माण करेंगे। और नाइट्रोजन के हाइड्राइड के लिए हमने बताया कि एक NH3 होता है, एक PH3 फास्फोरस का हाइड्राइड, ASH3, SbH3 और BiH3। और सभी हाइड्राइड का मॉडल इसी प्रकार से होता है। इस मॉडल को हम लोग त्रिभुजाकार पिरामिडीय कहते हैं। और यहाँ प्रत्येक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब बात करते हैं हाइड्राइड्स के ऊष्मीय अस्थायित्व का। ध्यान देंगे, अब यहाँ से बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक टॉपिक पर आएगा। हाइड्राइड्स का ऊष्मीय अस्थायित्व, यहाँ पर हम हाइड्राइड्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। आपको पता करना है कि इसमें सबसे ज्यादा अस्थायी यौगिक कौन बनाएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होगा। कॉन्सेप्ट सुनने से पहले क्वेश्चन सुनिए ताकि आपको उत्सुकता बढ़े। NH3 सबसे अधिक ऊष्मीय अस्थायित्व रखता है, क्यों? BiH3 का ऊष्मीय अस्थायित्व सबसे कम होता है, क्यों? ये क्वेश्चन है। नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स को उसके ऊष्मीय अस्थायित्व के बढ़ते हुए क्रम में सजाएं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मीय अस्थायित्व सबसे अधिक रखता है? इतना सारा क्वेश्चन केवल इससे है और आ चुका है। और आपको ध्यान देना है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। बताइए NH3 में केंद्रीय परमाणु कौन है? PH3 में केंद्रीय परमाणु, ASH3 में, इतना ही पर समझिए। नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा होता है, फास्फोरस का उससे बड़ा, AS का। अगर हम यहाँ आबंध लंबाई का बात करें कि NH3 में N और H के बीच का जो बॉन्ड होगा, N और H के बीच का जो बॉन्ड होगा वो सबसे छोटा होगा। P और H के बीच का बॉन्ड उससे बड़ा, S और H के बीच का बॉन्ड लेंथ उससे बड़ा। तो ध्यान देंगे यहाँ बॉन्ड लेंथ लगातार बढ़ रहा है,
और बॉन्ड लेंथ जब बढ़ता है तो उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म तब ज्यादा आकर्षण बल से बंधे होते हैं जब छोटा बॉन्ड होता है, और जब ज्यादा लंबा बॉन्ड होता है तो वहां कम आकर्षण बल से बंधे होते हैं, उसको तोड़ना आसान होता है। तो किस बॉन्ड को जल्दी से हम तोड़ सकते हैं? बिस्मथ Bi और H के बीच के बॉन्ड को हम आसानी से तोड़ सकते हैं। कारण है इसका आबंध लंबाई अधिक है। जिसका आबंध लंबाई कम होगा उसके बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से बंधे होंगे, उसके बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा अधिक एनर्जी खर्च करनी होगी। यही कारण है कि NH3 का ऊष्मीय स्थायित्व सबसे अधिक होगा, PH3 का ऊष्मीय स्थायित्व उससे कम होगा, SH3 का ऊष्मीय स्थायित्व उससे कम होगा, SbH3 का उससे भी कम होगा, और BiH3 का सबसे कम होगा। सबसे ज्यादा आबंध लंबाई Bi और H के बीच मिलेगा, उससे कम सबसे कम। यही कारण है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो आपका सवाल था NH3 सबसे अधिक उसमें स्थायित्व रखता है, क्यों? तो हम जवाब देंगे कि NH3 में आबंध लंबाई का मान सबसे कम है, इसलिए इस बंधित बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी होगी, इसलिए उसके उसमें स्थायित्व का मान सबसे अधिक होगा। आपका क्वेश्चन था BiH3 के उसमें स्थायित्व का मान सबसे कम होता है, क्यों? तो BiH3 में Bi और H के बीच का आबंध लंबाई सबसे अधिक होता है, जिसको तोड़ना बहुत आसान होता है। यही कारण है कि इसके उसमें स्थायित्व का मान सबसे कम होता है। उसमें स्थायित्व क्या है? उसमें स्थायित्व मतलब तोड़ने पर ज्यादा एनर्जी लगना, मतलब अस्थायित्व, उसमें रूप से अस्थायी, कि ज्यादा उष्मा ले रहा है तोड़ने में, और उसमें स्थायित्व कम का मतलब है कि तोड़ने में कम उष्मा, कम एनर्जी, ये चीज। अपचायक क्षमता, इसमें हम आप लोग को ट्रिक देंगे। अपचायक क्षमता मतलब अवकारक क्षमता। अवकारक क्षमता का निर्धारण एक लाइन से किया जाता है कि जो एक कॉन्सेप्ट से किया जाता है, जो जितना शीघ्रता से H+ प्रदान करेगा उसकी अपचायक क्षमता उतनी अधिक होगी। ध्यान दीजिएगा, फिर से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें है, कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा है और ये इंपॉर्टेंट भी है। NH3 की अपचायक क्षमता सबसे कम होती है, BiH3 की अपचायक क्षमता सबसे अधिक होती है, क्यों? NH3 की अपचायक क्षमता सबसे कम होती है, क्यों? विभिन्न हाइड्राइड्स को उनके अपचायक क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में सजा है। अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो ये कुछ नहीं याद करना है, सब कुछ समझना है। हमने क्या बताया अपचायक क्षमता का, कि जो जितना जल्दी से H+ प्रदान करेगा वो सबसे ज्यादा अपचायक क्षमता रखेगा, और वही जल्दी से प्रदान करेगा जिसका बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, जिसका बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा। तो आइए बॉन्ड लेंथ पर फिर से बात करते हैं। आबंध लंबाई सबसे अधिक किसका मिलेगा? उसी को तोड़ना सबसे आसान होगा, तो उसी को तोड़ना सबसे आसान होगा। तो आप समझ सकते हैं कि BiH3 की अपचायक क्षमता सबसे अधिक होगी, क्योंकि जल्दी से ही बॉन्ड टूटेगा, जल्दी से H+ बाहर निकलेगा। तो बाहर तो सब निकलेगा, सबका H+, लेकिन शीघ्रता से बॉन्ड, कम एनर्जी से बॉन्ड टूटेगा BiH3। और हमने क्या बोला कि जो जितना शीघ्रता से H+ प्रदान करेगा, जिसका बॉन्ड जल्दी से टूटेगा, वही अपचायक क्षमता ज्यादा रखेगा। यही कारण है कि BiH3 की अपचायक क्षमता सबसे अधिक और NH3 की अपचायक क्षमता सबसे कम। तो इसमें सारा खेल H+ से है। ऊपर से नीचे जाने पर आबंध लंबाई के मान में वृद्धि होती जाती है, इस कारण हाइड्रोजन प्रदान करने की क्षमता में वृद्धि होती जाती है। आबंध लंबाई बढ़ेगा तो दो एटम के बीच जो साझेदारी किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वो कम आकर्षण के बल से बंधा होता है, जल्दी से टूट जाता है और H+ रिलीज करता है। भस्मीय प्रकृति, भस्मीय प्रकृति को समझने से पहले आपको हम पहले 11th क्लास का कॉन्सेप्ट बताएंगे, और वो कॉन्सेप्ट है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर रिसेप्टर थ्योरी, यानी लेविस एसिड कॉन्सेप्ट, जो कहता है कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर रिसेप्टर थ्योरी का कॉन्सेप्ट कहता है। 2 मिनट आप लोग रुक जाइए, 5 मिनट, अभी 12:10 पर क्लास स्टार्ट होगा। तो यहां ध्यान दिया जाए, तो यहां हम बता रहे थे भस्मीय प्रकृति का कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो प्रदान करने की क्षमता रखता है वो भस्म होता है, और लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करने की क्षमता रखता है वो अम्ल होता है, जस्ट उल्टा।
हाइड्रोजन प्रदान जो करता है वो अम्ल होता है, और हाइड्रोजन जो ग्रहण करता है वो भस्म होता है। हाइड्रोजन वाला में अलग कॉन्सेप्ट है। यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म जो प्रदान करता है वो भस्मीय ज्यादा कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म जो ग्रहण करता है वो अम्ल होता है। तो यहाँ भस्मीय प्रकृति ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड्स की भस्मीय प्रकृति में कमी होती जाती है, क्योंकि केंद्रीय परमाणु पर निर्जल युग्म इलेक्ट्रॉन के घनत्व में कमी होती जाती है। इस आधार पर ये भस्मीय प्रकृति है। अब इस बात को अच्छे से यहाँ समझिए। आपको पता होना चाहिए कि NH3 हो चाहे PH3 हो चाहे AH3 हो चाहे SbH3 हो, सबके पास एक निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन है। सबके पास एक जोड़ा निर्जन जोड़ी है, लेकिन इस निर्जन जोड़ी को वही शीघ्रता से प्रदान करेगा जिसका आकार सबसे छोटा होगा। और किसके केंद्रीय परमाणु का आकार सबसे छोटा है? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का आकार सबसे छोटा है, इसका इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज्यादा होगा, और ये तेजी से शीघ्रता से प्रदान करेगा और अपने आप को साबित करेगा कि हम सबसे मजबूत भस्म है। तो नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। आकार बढ़ने से इलेक्ट्रॉन घनत्व देने का क्षमता तो सबके पास है, इसके पास भी, इसके पास भी, सबके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन फालतू है, लेकिन ये शीघ्रता से प्रदान करेगा, इसलिए इसके भस्मीय गुण सबसे अधिक होगा। ये बात अच्छे से एकदम समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान दिया जाए तो सबसे अधिक भस्मीय प्रकृति NH3 का होता है। क्यों? जवाब देंगे कि इसका केंद्रीय परमाणु सबसे छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे अधिक होता है और शीघ्रता से इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है, इसलिए NH3 सबसे अधिक भस्मीय होता है। यहाँ BiH3 सबसे कम भस्मीय प्रकृति का होता है। केंद्रीय परमाणु सबसे आकार में बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करने की क्षमता कम होती है, इसलिए सबसे कम भस्मीय होता है। हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल पर एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान देंगे। हाइड्राइड्स के बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट यहां ध्यान दिया जाए। NH3 ये है, PH3 ये है, SbH3 यहां पर आ जाएगा। आपसे हम अगर ये पूछे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन से अधिक विद्युत ऋणात्मक, नाइट्रोजन का लेवल की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है पूरे नाइट्रोजन परिवार में? नाइट्रोजन। उससे कम, उससे कम, उससे कम Sb, और उसमें कम। तो सुन लीजिए, NH3 भी ऐसे ही बनता है, PH3 भी ऐसे ही बनता है, लेकिन N इसमें केंद्रीय परमाणु है और इसमें कौन है? हम NH3 और PH3 में बता रहे हैं, आपको सब में अपने आप समझ में आ जाएगा। NH3 में ये रहा NH3, हम जहां पकड़े हैं N है, ये HH मॉडल बन गया NH3 का। जहां हम है N, ये N और ये H NH3, ये केंद्रीय परमाणु इसका भी नाइट्रोजन है। तो इसके बीच जो प्रतिकर्षण होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है, यहां पर देखिए H अपना इलेक्ट्रॉन लाया है, ये N लाया है, और ये इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण होता है। तो प्रतिकर्षण यहां भी होगा, प्रतिकर्षण यहां भी होगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि जिसका विद्युत ऋणात्मक, जिसका केंद्रीय परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, उसके बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन में ज्यादा प्रतिकर्षण होगा, वो एक दूसरे को ज्यादा दूर फेंकेगा। तो जब ज्यादा दूर फेंकेगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? अधिक। किसका अधिक होगा? जिसका केंद्रीय परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा। तो कौन केंद्रीय परमाणु ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है? नाइट्रोजन का। इसलिए NH3 का बॉन्ड एंगल अधिक होगा किससे? PH3 से। अब PH3 से कम बॉन्ड एंगल SH3 का क्यों होगा? क्योंकि इसका विद्युत केंद्रीय परमाणु उससे कम विद्युत ऋणात्मक है, और इसका केंद्रीय परमाणु उससे भी कम, और इसका विद्युत केंद्रीय परमाणु सबसे कम। तो कॉन्सेप्ट एक लाइन में है कि जिसका केंद्रीय परमाणु जितना ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा, उसके बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। तो बॉन्ड एंगल यहां भी है, यहां भी बॉन्ड बना है N और H के बीच, यहां भी बॉन्ड बना है, लेकिन इसके बॉन्ड एंगल में ज्यादा का दूरी नहीं रहेगा, इसके बीच ज्यादा का दूरी रहेगा। कारण क्या है? कि इसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। अब प्रतिकर्षण का जिम्मेवार कौन है? ये केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता।
कॉन्सेप्ट कहता है कि केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल का मान बढ़ता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि NH3 के आबंध कोण का मान PH3 से अधिक होता है, क्यों? तो जवाब देंगे कि NH3 में केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन में बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन के बीच का प्रतिकर्षण अधिक होता है PH3 से। कारण है कि PH3 में केंद्रीय परमाणु फास्फोरस है, वहां जो बंधित युग्म में प्रतिकर्षण होता है वो NH3 से कम होता है। यही कारण है कि NH3 के आबंध कोण का मान PH3 से अधिक होता है। हम समझाएं NH3 PH3 पर, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ASH3 और SBH3 पर, सेम कॉन्सेप्ट। यहां जवाब देंगे कि ASH3 में केंद्रीय परमाणु AS है और इसमें SB है। यहाँ विद्युत ऋणात्मकता का जो क्रम, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, यहाँ कम है। तो यहाँ बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा और यहाँ प्रतिकर्षण कम होगा। हाइड्राइड्स के सहसंयोजक प्रकृति का क्रम। हाइड्राइड्स के सहसंयोजक प्रकृति का क्रम क्या है? सहसंयोजक, कोई सहसंयोजक मतलब क्या? साझेदारी। साझेदारी कब बात आता है? जब दोनों का क्षमता लगभग बराबर रहे। अब एक ताकतवर आदमी रहे, एक कमजोर आदमी रहे, साझेदारी का बात नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन परिवार में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? नाइट्रोजन। उससे कम, उससे कम, उससे कम और सबसे कम। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड बनेगा उसमें कम, सबसे कम सहसंयोजक प्रकृति होगी, क्योंकि दोनों के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर ज्यादा होगा। फास्फोरस, यानी कहने का मतलब है कि आपके दिमाग में एक बात है कि ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कम होता है। तो अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो अंतर मान लीजिए इसका 3 होता है, इसका 2.1 होता है। अंतर कितना का हुआ? 0.9। और आपको मान नहीं याद है, कम से कम इतना याद है कि इससे कम होगा। तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ अंतर 0.9 से कम आएगा? 0.8 या 7 जो भी आए, यहाँ पर और कम आएगा। तो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना कम होता है उतना साझेदारी का भावना बढ़ता है। विद्युत ऋणात्मकता का मान जितना अधिक होगा दोनों के बीच अंतर, तो साझेदारी का भावना कम होगा, एक त्याग करेगा, एक ग्रहण करेगा। तो यहाँ साझेदारी का कैपेसिटी ऊपर से नीचे जाने पर लगातार बढ़ता है। इसका मेन कारण है कि ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु के विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होती है, और जब जब केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होती है, सहसंयोजक प्रकृति का मान बढ़ता है, यानी सहसंयोजक बंधन बनाने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होती जाती है, जिसके फलस्वरूप वर्ग में ऊपर से जाने पर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी बढ़ती जाती है। इसलिए वर्ग में ऊपर से जाने पर सहसंयोजक प्रकृति में वृद्धि होती है। लास्ट, द्विध्रुव आघूर्ण। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है द्विध्रुव आघूर्ण के लिए, जिसके केंद्रीय परमाणु और घेरने वाले परमाणु, केंद्रीय परमाणु N है NH3 में और घेरने वाला H है। इसका केंद्रीय परमाणु P है और घेरने वाला H है। दो परमाणुओं के बीच विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जितना अधिक होता है उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। यही कॉन्सेप्ट है, यानी केंद्रीय परमाणु नाइट्रोजन है NH3 में और घेरने वाला H है। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? P और घेरने वाला परमाणु H। तो इसके बीच विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो इससे कम है। तो जिसमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक होता है उसी का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। यही कारण है कि NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक होता है। तो यहाँ वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान घटेगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि NH3 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक होता है, क्यों? तो जवाब देंगे कि NH3 में जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है N और H के बीच वो सबसे अधिक है। यही कारण है कि नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स में NH3 का द्विध्रुव आघूर्ण का मान सबसे अधिक होता है। लास्ट, हाइड्राइड्स का क्वथनांक। यहाँ पर NH3 अपने जैसे अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है और ये क्षमता किसी के पास नहीं है। क्वथनांक का निर्धारण किस चीज से होता है? तो क्वथनांक का निर्धारण अणुभार से होता है। जिसका अणुभार सबसे अधिक उसका क्वथनांक सबसे अधिक। तो आपको समझ में आना चाहिए कि सबसे अधिक क्वथनांक BiH3 का, उससे अधिक, उससे कम किसका होगा? SbH3 का, उससे कम किसका? अणुभार AsH3 का, और सबसे कम अणुभार, आपको बता दें कि NH3 का अणुभार तो सबसे कम होता है, फिर भी इसका क्वथनांक सबसे अधिक क्यों होता है? क्योंकि NH3 अपने जैसे अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंधन बनाता है, जो इस चारों में से कोई नहीं बनाता है। और हाइड्रोजन बंधन बनाने के कारण NH3 का क्वथनांक सबसे अधिक होता है और इन सभी का क्वथनांक सबसे कम। लेकिन इस चारों के लिए कॉन्सेप्ट है कि जिसका अणुभार अधिक उसका क्वथनांक अधिक। तो इस चारों में अणुभार का कॉन्सेप्ट लगेगा और एक अकेला NH3 में केवल
ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि NH3 अपने जैसे अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, तो हल्का होने के बाद भी सभी अणुओं को जोड़ लेता है और जोड़कर एक संगठन तैयार करता है, और ये संगठन बनने के चलते, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करने के चलते NH3 का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो आप लोग 5 साल में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि NH3 का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, क्यों? जवाब एक लाइन का है, NH3 अपने अणुओं के बीच अंतर अणु हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, जबकि अन्य हाइड्राइड्स निर्माण नहीं करते हैं, और हाइड्रोजन बंधन के कारण सभी अणु जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे अधिक है।